My channel is for you. I am for you. I'm going to be there with you till the board exam lasts. That is till 25th of March. We are going to be friends of each other, and I want you to excel. I want you to score great marks like how I scored when I was in 10th standard. Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is #Vinay and I'm your personal auxiliary Vinay Vinayakar. Tuning up right back with another important video. ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मराठी के आपका जो 2023 का बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है, जिसमें सारा पोर्शन आने वाला है, ना कि पिछले साल के जैसा कि कुछ चैप्टर कट किए गए थे, कुछ पोएम्स नहीं आने वाली थी, बट ये टाइम पूरा A to Z आपका फाइनल पोर्शन आने वाला है। एंड मुझे पता है आपको एक डर बना ही रहेगा आपके दिमाग के अंदर कि मैं मराठी मेरी अच्छी नहीं है, मैं मराठी को कैसे पढ़ूंगा, मैं मराठी का पेपर कैसे क्रैक करूंगा। तो डोंट यू वरी एट ऑल, मेरे पास पूरा आपके पास 10 on 10 सोल्यूशन है, इतना बेस्ट सोल्यूशन है कि किस तरीके से आपको मराठी में 80 में से 60 मार्क्स आएंगे, क्या पढ़ना है आपको, कितना पढ़ना है और कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जाने वाली है, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। टोटली यहाँ पर आपके साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या इंपॉर्टेंट चीज मराठी में आपको पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आने वाला है एग्जाम में और उन लोग क्या पूछने वाला है आपको, वो सारी बात हम लोग ये वीडियो में करने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट यू ओवर हियर कि आप प्लीज एक पेन और पेपर को लेके बैठिए और नोट डाउन करिए मेरी सारी बातों को, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर पैटर्न वाइज आपको किस तरीके से क्या चीज कितनी पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को स्किप करना है, कौन से चैप्टर को ध्यान देके पढ़ना है, कौन सी पोएम को दिमाग में रख के आपको पक्का करना है। और इसी तरीके से हम लोग आप अभी भी बात करने वाले हैं ग्रामर के बारे में, ऑल दैट स्टफ्स। ऑलराइट, चलिए मैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि पहला आपका पेपर जो है मराठी है, आपके अंदर नर्वसनेस ज्यादा रहेगा, आपको पैनिक अटैक आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इफ यू आर सीइंग माय वीडियो टिल एंड, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने उतना ही प्रैक्टिस किया तो आपको श्योरली बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्क्स आएंगे। आई कैन गारंटी यू ओवर हियर दैट आपको 60+ मार्क्स तो आपके कहाँ पे भी नहीं गए। ऑलराइट, चलिए हम लोग पहली बात करते हैं जो आपको एग्जाम में आने वाला है। फ्रंट पेज पे आपको आएगा पठित गद्य, मतलब आपको लेसन में से सारे चैप्टर आने वाले हैं। अब लेसन में से कोई भी चैप्टर क्यों नहीं आया आपको, लेसन में से कोई भी क्वेश्चंस क्यों नहीं आए आपको ये बात ध्यान रखना है। लेसन के क्वेश्चंस के जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पैसेज में से, वो सारे के सारे आपको उसके आंसर आपको पैसेज के अंदर ही दिया रहेगा, सिवाय एक क्वेश्चन के कारण लिहा का जो क्वेश्चन रहता है वो डायरेक्टली आपको पैसेज में उसका आंसर नहीं मिलता है। उसके लिए आपको वो जो टॉपिक है, वो आपको पर्टिकुलर चैप्टर है, वो आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका मतलब समझ में आएगा कारण लिहा का। उसके अलावा आकृति पूर्ण करा, शब्द जाल पूर्ण करा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चुप की बरोबर लिहा या रिकामिया जागे भरा, ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं पैसेज के थ्रू आपके पेपर के अंदर, आप उसको इजीली क्रैक आउट कर सकते हो। क्यों बोलो, क्योंकि आपको उसका सारा आंसर पैसेज में मिलेगा। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं मराठी में, मेरा वो वाला वीडियो आपको जाके देखना है यूट्यूब पे, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या तो ये आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। वो इजीली आप क्या कर सकते हो, पैसेज में आंसर कैसे ढूंढते हैं आप वो समझ सकते हो। ऑलराइट, एंड आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको आए आकृति पूर्ण करा के फॉर्म में या शब्द जाल पूर्ण करा के फॉर्म में, आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन है उसको आप पैसेज में जाके ढूंढो, पैसेज में आप समझो, एक बार पैसेज को पहले पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर वापस से एक बार पैसेज पढ़ के उसका आंसर निकालो, आपको डेफिनेटली वहां पे आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, अब मैं आपको बताता हूं कि 8 में से 5 मार्क के लिए आपको आने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 3 मार्क के लिए आपको आएगा स्वमत। 3 मार्क के स्वमत को आपको कैसे 2 मार्क्स पे लाके छोड़ना है, आपको 2 मार्क्स कैसे मिलना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 2 मार्क के लिए आपको ये बात मेक श्योर करना है कि 2 मार्क के लिए आप वो चीज लिखो उसके अंदर जिसमें आपको जिसके बारे में पूछा गया है स्वमत, जिसमें से आपको 1 मार्क्स कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। 1 मार्क्स आपको प्रस्तावना लिखने से मिलेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्वमत के फॉर्म में, आपको ये बात ध्यान रखना है, पैसेज पढ़कर आपको समझना है कि कौन सा चैप्टर है ये। हाँ, मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, मेरे को पता है इस लेखक का नाम क्या है, इस पार्ट के इस पार्ट के लेखक का नाम क्या है, या
यहाँ पर ये पोएम जो है किसने लिखा है, ये लेसन जो है किसने लिखा है, वो आपको अच्छे से पता रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रस्तावना लिख सकते हो। प्रस्तुत पाठात लेखकाने हे बोलले आहे, हे सांगितले आहे, या पाठाचे लेखक पु ल देशपांडे आहे। समझ में आएगा? आपने इस तरीके से लिख दिया। फिर वहां पर आपने नीचे लिखा कि शाल के बारे में थोड़ा 2-3 लाइन लिख दिए जो आपने प्रस्तावना से पढ़े हुए हैं, जो टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, मैंने प्रस्तावना की भी वीडियोस डाल के रखा है यूट्यूब के ऊपर, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिए कि वो वाले प्रस्तावना ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जिससे आपको 1 मार्क्स तो कंफर्म 100 मार्क्स में मिलता ही है। और फिर उसके बाद में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अगर आप खुद से लिख पा रहे हो आंसर तो वेल गुड इनफ है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो प्लीज पर्टिकुलरली वो आपको पता है जो लाइन के साथ में मैच होके जा रही है, आप क्या करना है, आपको उसी के साथ में उसको क्लब करके लिखना है प्रस्तावना के साथ। समझ में आ गया आपको? ये बात ध्यान रखिए आप कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका स्वमत, जिसमें आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं और ऐसे 3 मार्क के 2 स्वमत आने वाले हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर 1% बनने वाला है 2 स्वमत लिखने से। आपको उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपको जितना स्वमत अच्छे से लिख सकते हो आप उतना अच्छे से लिखिए और प्रस्तावना बिना भूले आपको लिखना है। ऑलराइट, यही सेम चीज आपको आने वाला है नंबर 2 में आकलन कृति। ऑलराइट, वहां पर आपको वापस से पूछा जाएगा अपठित गद्य प्रश्न 1 आ में, प्रश्न 1 अ, प्रश्न 1 आ, वापस से क्या रहेगा, पठित गद्य ही रहेगा। प्रश्न 1 ई ये रहने वाला है अपठित गद्य। अपठित गद्य में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं आपको। दोनों क्वेश्चन का आंसर आंख बंद करके आपको मिल जाएगा सीधे सीधे पैसेज के अंदर। आंख खोलना भी नहीं है आपको, यहाँ पर आपको इतना इजीली आपको सिर्फ पैसेज को देखना है 1 मिनट, और यहाँ पर आपको क्या करने का है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ में आंसर को रिलेट करना है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ पैसेज में ये आंसर है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। ये इतना इजी तरीके से आपको क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको आंसर मिलने वाला है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, विभाग 2 में पद्य विभाग है। पद्य विभाग में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 8 पोएम है। 8 की 8 पोएम सबसे इजीएस्ट पोएम है। मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा कि अंकिलामी दास तुझा जो पोएम से चालू होती है सारी पोएम्स, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंकिलामी दास तुझा रिपीटेड बार पूछा गया है पेपर के अंदर। 2022 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अंकिलामी दास तुझा पोएम का बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। आपको 8 में से 4 पोएम को पक्का करना है। मैं जो बताने वाला हूँ आपको वो 4 पोएम आपको अच्छे से करके ही जाना है। एक है अंकिलामी दास तुझा, दूसरा है आपका ऑक्शन, तीसरा जो है आपका है हिरवेगार झाडा सारखा, और चौथा जो है वो आपका है स्वप्न करू साकार। ये 4 पोएम आपने अच्छे तरीके से कर लिया। मैं यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक यहाँ पर बहुत बात बोलना चाहता हूँ कि ये चारों में से कोई एक ना एक पक्का ही आपको आने वाली है। ये चारों पोएम एकदम इजी है। इसके कवित्री और कवि के नाम भी इजी है। इसके अंदर की सेंट्रल आइडिया या के शब्दार्थ ये सारे एकदम इजी है। देखो 2 ऑप्शन आते हैं आपको, या तो ये चारों में से एक आएगा या तो ये चारों में से एक आएगा, जो 4 जिसको आपने इग्नोर किया है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो 4 मैंने आपको बताया है, अंकिलामी दास तुझा, ऑक्शन, हिरवेगार झाडा सारखा और स्वप्न करू साकार, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। और इसके पोएम्स को ही नहीं पढ़िए, इसके पोएम एप्रिसिएशन को भी पढ़िए, क्योंकि पोएम एप्रिसिएशन आपको आने वाला है 8 मार्क के लिए। यहाँ पर वापस से आपका 1.5% जो है बनने वाला है, इसको आप बिल्कुल स्किप मत करना। ऑलराइट, पोएम एप्रिसिएशन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से इलैबोरेट करके मेरे चैंपियंस बुक में बताया है। अगर आपने चैंपियंस बुक को अब तक नहीं खरीदा है तो प्लीज जाके खरीद लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। एंड चैंपियन बुक का क्या फायदा है मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आपको पता चलेगा कि मराठी में एग्जाम में क्या पढ़ना है और उतना ही आपको पढ़ के जाना है। आपको पता रहना चाहिए कि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्या पढ़ के जाना है मुझे, जिसके वजह से मुझे डेफिनेटली स्कोरिंग मिल सकती है, मैं पास हो
हो सकता हूँ। आपको पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ के जाना है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने चैंपियन बुक के अंदर लिख के रखा है। अगर आपने नहीं खरीदा है उसको अब तक का, जाके प्लीज़ खरीद लीजिए उसको, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसका लिंक देख लीजिए और आपको डेफिनेटली उसको बाय करना चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने सारे के सारे पोएम एप्रिसिएशन को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करके मैंने चैंपियंस बुक के अंदर एक अच्छा कॉपी बना के रख दिया है। अगर आपने अब तक चैंपियंस बुक की कॉपी नहीं लिया है, जो ई बुक कॉपी है, आप प्लीज जाके उसको लीजिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है। एंड अगर आपने अब तक चैंपियंस बुक की कॉपी नहीं लिया है तो मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम में जो इतना पढ़ना पड़ रहा है आपको वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा। आपको पता रहना चाहिए कि हर एग्जाम आपसे कुछ ना कुछ मांगता है, कुछ ना कुछ आपको पढ़ना रहता है, पर वो कुछ क्या पढ़ने का रहता है वो आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है अब तक का तो प्लीज चैंपियंस बुक को अब भी जाके खरीद लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आपको पता चल जाएगा कि वो इतनी सी चीज़ क्या है मुझे पढ़ के जाओ मराठी के अंदर, जिसको पढ़ने से मेरा टाइम भी बच जाएगा, जिसको पढ़ने से मेरी एनर्जी भी ज़्यादा स्पेंड नहीं होगी और मेरे अंदर का टेंशन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज चैंपियंस बुक के अंदर मैंने वही चीज़ लिख के रखा है, मराठी पेपर हो या कोई और पेपर हो, जिसके अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि एग्जाम में क्या आने वाला है और उतना ही आपको पढ़ के जाने की जरूरत है। ऑलराइट, इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पोएम के सारे ब्रीफ अच्छे से पढ़ लिया है, पोएम एप्रिसिएशन को अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप पोएम के सारे ब्रीफ आराम से लिख सकते हो। ओके, अगर पोएम के सारे ब्रीफ पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है ऐसा क्वेश्चन आएगा की खालील दिलेल्या दोन ओळींचे सरळ अर्थ लिहा या दोन काव्य पंक्तीचे सरळ अर्थ लिहा। सरळ अर्थ जब या भावार्थ पूछेगे उन लोग तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको प्रस्तावना लिखना है। पहला प्रस्तावना लिखने के बाद में आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्रस्तावना के बाद में एक और एक चीज आपको लिखने की है, जो आपने पोएम एप्रिसिएशन से मध्यवर्ती कल्पना या आवडना ना आवडण्याचे कारण या कवितेचा विषय, ये तीनों चीजों को क्लब करके एक साथ में आपको किस में लिखने का है, पोएम में लिखने का है। एक आपको पोएम से क्वेश्चन आने वाला है, एक आपको पोएम का एप्रिसिएशन आने वाला है। आपको स्मार्टली पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है कि पोएम आपको इग्नोर नहीं करो, बट पोएम एप्रिसिएशन जो मैंने 4 बोला है वही पढ़ो। और आपको हर पोएम का थोड़ा बहुत आइडिया रहना ही चाहिए। और ये बात ध्यान रखना, हर पोएम का आपको कवित्री का नाम, कवि का नाम और पोएम का नाम आपको अच्छे तरीके से लिखने आना चाहिए। ऑलराइट, विद दिस वी विल मूव फर्दर हेड नाउ। यहाँ पर आता है स्थूल वाचन, जो है विभाग 3 प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो आने वाला है ये 6 मार्क के लिए आने वाला है। यहाँ पर अपने पास 4 स्थूल वाचन के लेसन है। सबसे पहला जो है अपना वो है यस मोठे होत असलेला मुलांनो, दूसरा जो है अपना जाता असताला, तीसरा जो है अपना जगन कॅक्टसचा और चौथा जो है वो व्युत्पत्ति कोश है। मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि मोटे होत असलेला मुलांनो का क्वेश्चन आंसर जो है आपको मैं बता दूं कि मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के डाल चुका है, आप प्लीज जाके उसको देखिए एंड वो एक ही आंसर को पढ़िए और 4 अलग अलग आंसर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है वो चैप्टर में से। वो एक आंसर को पढ़ के प्रस्तावना के साथ आप लिख देते हो, आपको 3 मार्क्स डायरेक्टली मिल जाएगा। मैंने प्रस्तावना भी उसमें लिखा है, मैंने आंसर भी लिखा है, मैंने सारे आंसर को क्लब करके इस तरीके से लिखा है कि कोई भी आंसर क्यों ना पूछा जाए, अगर आप वही आंसर लिखते हो तो आपको पूरे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये किसकी बात किया मैंने, मोटे होत असलेला मुलांनो का। दूसरा आता है अपना जाता अस्ताला। जाता अस्ताला को अगर आप इग्नोर करना चाहते हो ये रैप रीडिंग को तो कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर सकते हो। इसका भी ब्रीफ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके डाला है यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर, आप प्लीज चाहे तो प्लीज उसको देख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये भी बता दूं कि तीसरा जो है हमारा व्युत्पत्ति कोश, ये रैपिड रीडिंग के चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर मत करना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको एग्जाम में आता है तो आपको एक ही ब्रीफ पढ़ना है इसका भी। जैसे मोटे हो तो असलेला मुलांनो के 4 ब्रीफ है, बस चारों में से कोई एक पूछा जाएगा, बट विपत्ति कोश में से श्योर एक ही ब्रीफ है और वो एक ही आपको पूछना जाएगा। तो अगर ये एग्जाम में चैप्टर आता है तो आपको सिर्फ एक ब्रीफ को पढ़ना है जो बहुत छोटा सा है और उसको पढ़ने से आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। वेरी गुड और नॉट। आप आगे जब बढ़ते हैं, चौथा वाला जो आपका ये रैपिड रीडिंग का जो ब्रीफ है वो है जगन कैक्टसचा का। जगन कैक्टसचा इज अगेन अ वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट रैपिड रीडिंग सेक्शन विच आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप अगर कोई रैपिड रीडिंग के चैप्टर्स पढ़ते हो तो ये 3 ही पढ़िए। जाता अस्ताला को अवॉइड कर लीजिए, मोटे होत असलेला मुलांना पढ़िए,
विपत्ति कोश पढ़िए और जगन कैक्टस्टा पढ़िए, क्योंकि जगन कैक्टस्टा का भी मैंने एक ब्रीफ जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके यूट्यूब पे डाल चुका है। बहुत पुराना वीडियो है मेरा वो, तो आप उसको जाके प्लीज देखिए, क्योंकि उसमें मैंने समझाया अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखने का है एक पर्टिकुलर ब्रीफ को। यहाँ पर 3 और 3 मार्क के लिए मैंने आपको 4 में से 3 चैप्टर बता दिया है, जिसमें से आपको सिर्फ एक और एक ब्रीफ पढ़ना है। आप प्रे, मतलब मैंने कितना बड़ा हेल्प कर दिया आपको यहाँ पर, डोंट यू फील दैट। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप ये 6 मार्क के ब्रीफ के लिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यार मैं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं। मैंने आपके लिए 2 ब्रीफ जो एक ही ब्रीफ है आपको सिर्फ बता दिया है कि आपको यूट्यूब पे जाके मेरा वीडियो देखना है और आपको समझ के लिखना है इसको। ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ता हूं कहां पर, जब आने वाले हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 विभाग 4 व्याकरण कृति पे। व्याकरण कृति पे ध्यान रखिए आप। चैंपियंस बुक में मैंने अच्छे तरीके से मेंशन करा है हर एक ग्रामर का व्याकरण, हर तरीके से मैंने हर चीज को वहां पे बताया है, हर चीजों को मैंने वहां पे सॉल्व करवाया है। और अगर आपने चैंपियंस बुक नहीं लिया है तो प्लीज लीजिए, क्योंकि उसमें आपको सारे के सारे डिटेल तरीके से ग्रामर मिल जाएगा। जब व्याकरण कृति का प्रैक्टिस करने वाले हो यहाँ पर, तो आपको याद रखना है 4 मार्क के लिए आपको सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो है आपका आज्ञार्थी, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी वाक्यों को पहचानना है आपको। ऑलराइट, और फिर दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि विधानार्थी वाक्यों को प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करो या उद्गारार्थी वाक्यों को उसमें कन्वर्ट करो। आपको क्या करना चाहिए, कन्वर्ट करने आना चाहिए। यस और नो। हम लोग आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये 4 वाक्य भेद जो है ये आपको चारों को अच्छी तरीके से इसकी स्पेलिंग प्रैक्टिस करने का है। स्टूडेंट्स लोगों को पता है क्वेश्चन मार्क आया तो प्रश्नार्थी वाक्य, एक्सक्लेमेटरी मार्क आया तो उद्गारार्थी वाक्य, कोई छोटा सा वर्ड रहेगा 2 ही वर्ड रहेगा तो आज्ञार्थी वाक्य, पर विधानार्थी वाक्य के लिए लंबा सेंटेंस रहेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहता है कि क्या उन लोगों की स्पेलिंग सही रहती है? नहीं, स्पेलिंग की वजह से मार्क्स चला जाता है। तो मेक श्योर करिए कि आप अच्छे तरीके से क्या कर रहे हो, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी और आज्ञार्थी की स्पेलिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज आई डू नॉट वांट यू टू लूज इवन योर सिंगल हाफ मार्क्स। तो ये तो 2 मार्क के लिए पूछा जाने वाला है, आपका बिल्कुल नहीं जाना चाहिए 2 मार्क्स। ऑलराइट, मैं जब आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक और एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी व्याकरण कृति, तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर है भाषिक कृति। शब्द संपत्ति यहाँ पे आपको आ सकता है, वचन बदला आ सकता है, लिंग बदला आ सकता है, समानार्थी शब्द आ सकता है, विराम चिन्ह, लेखम निम्नानुसार लेखन, ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं भाषिक कृति में, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में। आई होप आपने वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से नहीं किया है तो मेरा चैनल सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है यार। आप जाके प्लीज उसके अंदर सारे मराठी के इजी तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन किया है हर एक वोकैबुलरी क्वेश्चन को आप उसको रेफर करिए, क्योंकि रेफर करने से मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका सारा जो भी डाउट्स है वोकैबुलरी के ऊपर वो सारा क्लियर हो जाएगा। समानार्थी शब्द का मतलब भी समझाया है मैंने, विरुद्धार्थी शब्द मागे पुढ़े, मागे का मतलब क्या होता है, पुढ़े का मतलब क्या होता है, वाकड़े का मतलब क्या होता है, सरल का मतलब क्या होता है, शब्द संपत्ति, व्रत भंग करनारे को क्या बोलते हैं, भाषण देनारा को क्या बोलते हैं, भाषण ऐकनारा को क्या बोलते हैं, वक्ता किसको बोलते हैं, श्रोता किसको बोलते हैं। मैंने सारा चीज एकदम आपको दिमाग में आपके ऐसे घप करके बैठ जाना चाहिए, मैंने उस तरीके से आपको समझाया है। एंड इसी की नोट सारी मैंने चैंपियंस बुक में देके रखा है। अगर आपने चैंपियंस बुक की कॉपी अब तक नहीं लिया है तो प्लीज लीजिए, मैं आपको वापस रेकमेंड करूंगा, बिकॉज वो बुक मैंने आप ही के लिए बनाया है। एंड अगर आप उसका पूरा फायदा नहीं उठाओगे और आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आई विल बी द सैडेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। आई डू नॉट वांट टू बी द वन। ऑलराइट, यहाँ पर आई विल रिकमेंड यू to make sure that you are referring all the grammar books whichever you have from your school site, whichever you have from your tuition site and everywhere. You just need to make sure that your grammar question should not even get a lose of 1 marks too. Make sure, because यहाँ पर ग्रामर क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाने का एक फायदा आपको ये रहेगा कि ग्रामर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आने वाले 6 और 8 14 मार्क के लिए, मतलब 3% आपको मिलने वाला है, जो कि नहीं आपको खोना है बिना किसी मिस्टेक के। समझ में आया आपको? छोटी गलती से आपका अगर 1 मार्क्स भी गया तो मैं सबसे ज्यादा गुस्सा होगा आपके ऊपर। ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ता हूं, यहाँ पर हमारा वोकैबुलरी को डिस्कस करके हो गया, क्वेश्चन को डिस्कस करके हो गया, पोएम को डिस्कस करके हो गया, रैपिड रीडिंग को अच्छे तरीके से डिस्कस करके हो गया। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि जो सबसे लास्ट पार्ट है
उसको किस तरीके से पढ़ना है, जो आपको आने वाला है 24 मार्क के लिए, मतलब 5% के लिए। 5% के लिए आप क्या करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से पढ़ना है। राइटिंग स्किल्स मराठी का जो राइटिंग स्किल्स है ना, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखने का है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस किस तरीके से कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस किस तरीके से करना है आपको हर मराठी का राइटिंग स्किल्स का ना फॉर्मेट समझना है पहला। अगर औपचारिक पत्र आया तो उसका फॉर्मेट क्या है, अगर अनौपचारिक पत्र आया इनफॉर्मल लेटर तो उसका फॉर्मेट क्या है, मैं क्या लिखूंगा स्टार्टिंग में, मैं क्या लिखूंगा एंडिंग में, मेरा एड्रेस क्या रहेगा, मैं किसको लेटर लिखने वाला हूं, मेरा लेटर लिखने वाले का नाम क्या है, मराठी में प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, या फिर मेरे डैडी को लेटर लिखूंगा तो मैं स्टार्टिंग का पैराग्राफ क्या लिखूं, वो फॉर्मेट आपको पता चल गया ना एक बारी, तो आपको 5 में से 3 मार्क्स तो आपका यहीं पे श्योर हो जाता है, श्योरिटी मिल जाती है आपको, जो आपको मिल सकती है चैंपियन बुक को लेने के बाद। ऑलराइट, क्योंकि मैंने वहां पर फॉर्मेट के अच्छे तरीके से फॉर्मेट्स का क्वेश्चन और सब कुछ डाल के रखा है, आपको बस वहां पर जाके क्या करना है, एक बारी उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, उसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरे लेटर राइटिंग का बहुत सारा वीडियोस YouTube के ऊपर है, आप जाके प्लीज उसको देखिए और आप समझिए कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, आगे जब मैं अगर आपको बता दूं कि पत्र लेखन किंवा सारांश लेखन आपको सारांश मतलब समरी राइटिंग आपको किसका लिखना है, वो वाला अपठित गद्य का लिखना है जिसको आपने ऑलरेडी प्रश्न नंबर 1E में सॉल्व करे हो। तो यहाँ पर ये 6 मार्क के लिए आने वाला सारांश लेखन, मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल भी उसको अटेम्प्ट मत करना, लेटर राइटिंग को ज्यादा करके अटेम्प्ट करना। सारांश लेखन में उतना मार्क्स आपको नहीं मिलेगा जितना लेटर राइटिंग में आपको मिलेगा, वो एक ब्लाइंड आई बन के आपको सारांश लेखन को इग्नोर करना है, एंड विद दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर ओनली अप्लाइंग फॉर लेटर राइटिंग। ऑलराइट, एंड देन व्हेन वी हैव प्रश्न नंबर 5वां आ, जिससे आपको मिलने वाला है 10 मार्क्स जाहिरात लेखन, कथा लेखन और बातमी लेखन से। जाहिरात लेखन के तो बाप रे, मैं भूल गया मैंने कितने सारे वीडियोस बना के डाला है यूट्यूब के ऊपर, और इतने अच्छे तरीके से मैंने पॉइंटर्स भी बताया है कि सुवर्ण संधि कब लिखना है आपको, एकावर्ती एक फ्री कब लिखना है, वातानुकूलित जागा का मतलब क्या होता है, उसके बाद में माफक फी का मतलब क्या होता है, व्यावसायिक संधि का मतलब पता है आपको क्या होता है, व्यावसायिक संधि का मतलब नहीं पता है ना, जाके देखिए वो वीडियो पे, जाके लिखिए अपने बुक के अंदर कि व्यावसायिक संधि में कब लिखूंगा, कौन सा वाला जाहिरात आएगा तो मैं लिखूंगा माफक फी, कौन सा जाहिरात आएगा तो मैं लिखूंगा रविवारी बंद। प्लीज अगर आपने अब तक प्रैक्टिस करना नहीं चालू किया है, माय चैनल इज फॉर यू, आई एम फॉर यू, आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू टिल द बोर्ड एग्जाम लास्ट, दैट इज टिल 25th of March. We are going to be friends of each other and I want you to excel, I want you to get all that desires and dreams of your come true, because I want you to score great marks like how I scored when I was in 10th standard. Alright, now with the helping hand I would like to extend my thoughts by telling you that बातमी लेखन जब आने वाला है, पत्र लेखन जब आने, सॉरी ये क्या है, कथा लेखन जब आने वाला है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि बातमी लेखन का फॉर्मेट आपको पता रहना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है कि मैंने चैंपियंस बुक में डाल के रखा है। कथा लेखन में आपको पता रहना चाहिए कि कहानी पढ़ने के बाद में टाइटल उसको मैं क्या दूं, उसको मॉरल क्या दूं, जिसकी वजह से मेरे को मार्क्स मिल जाएगा अच्छा वाला। वो भी आपको कैसे मालूम पड़ेगा, हाँ वो भी आपको फॉर्मेट से मालूम पड़ेगा, फॉर्मेट, और साथ में मैंने एक वीडियो भी बना के डाला है कथा लेखन के ऊपर, अगर आप उसको भी पढ़ लेते हो अच्छे तरीके से तो आपको उसका मार्क्स मिल जाता है। आगे जब मैं बढ़ूंगा, हमारे पास है लेखन कौशल्य, निबंध लेखन है, पुढील 3 कृती विचारणार त्यापैकी कोणती एक कृती सोडवा, मतलब आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से कोई एक को ही करना है। प्रसंग लेखन आ सकता है, आत्मकथन आ सकता है, वैचारिक निबंध आ सकता है। अगर प्रसंग लेखन आ गया और 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मैं बता दूं आपको 8 मार्क्स 10 मार्क आपके जेब के अंदर है, क्योंकि मैंने प्रसंग लेखन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके एक वीडियो में समझाया है। क्योंकि प्रसंग लेखन क्यों नहीं आ जाए, आपको उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, समझना है, और उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको वही चीज लिखने का जो मैंने प्रसंग लेखन की वीडियो में समझा के डाला है। आज शाळेत बरीच लगबग होती, माझा हा शाळेचा 10वीचा वर्ष, म्हणून मला फारच उत्सुकता होती। ये वाला मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके जो डाल दिया है वीडियो यूट्यूब के ऊपर, प्लीज वो सेम चीज वर्ड बाय वर्ड आपको क्या करने का, उसको नोट डाउन करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, और अच्छे तरीके से आपको क्या करने का, अपने हैंड्स को पॉलिश करके लेने का है, क्योंकि प्रसंग लेकर आता है 8 मार्क्स आपके हो जाते हैं, दैट मींस 1.5% इज जस्ट योर्स।
एंड उसी के साथ में मैं आपको बता दूं, प्रसंग लेकर आपको फेयरवेल का आया, प्रसंग लेकर आपको एनुअल डे का आया, प्रसंग लेकर आपको अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन नाइट का आया, या कोई अलग कोई इवेंट का आ गया, तो आपको ये बात ध्यान रखना कि सारे प्रसंग लेकर में वही प्रसंग लेकर लिखना है जो मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन करके डाला है, जो चैंपियन बुक के अंदर फोटो खींच के डाला है, वही आपको लिखने का है। आत्मकथन की बात करते हैं। आत्मकथन अगर आपको आया तो आपको लिखना है इस चीज के बारे में, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है आपको, उसके बारे में आपको कहानी लिखना है। आज मैं कोने में पढ़ा हुआ हूँ, पहले आप उससे चालू करेंगे, नंतर तुम्हें शुरुआत करना कि कहानी क्या होती, मतलब लेसन, मतलब स्टोरी क्या था उसके अंदर, आपको बताना है उस चीज के बारे में। और उसी के साथ में आपको क्या करने का है, निबंध लेखन को भी एंड करना है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो क्लियरली समझ में आया रहेगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। And also with that, you need to make sure that if you have not subscribed my channel, please do it because we are going to last here forever on this platform. जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपको सब चीज बता दिया, जिसकी वजह से आपको 80 में से 60 मार्क्स डेफिनेटली आए 10th के बोर्ड एग्जाम में, एंड उससे ज्यादा भी आ सकते हैं आपको अगर आपने मेरे सारे पॉइंटर्स को नोट डाउन करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करने चालू किया तो। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस में भी क्या करूं जिससे मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे वापस से रिकमेंड करूंगा कि प्लीज जाकर चैंपियंस बुक को ले लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके और आपकी मदद के लिए बनाई गई है। And along with that, I would like to tell you one important thing, that is the gracious thing is what, आपका ये जो साल है 2023 का, जिसमें आप बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हो, इसमें सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं आप आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर वापस से वही फॉर्मेट में बनेगा जो 2 साल पहले बनता था, लॉकडाउन के पहले। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने अब तक प्रैक्टिस नहीं किया है, चैंपियंस बुक के हिसाब से आपको जो भी बताया गया है उसको आप उतने सी चीज को प्रैक्टिस करो, आपका मार्क्स आपके पास सेफ डिपॉजिट हो जाएगा। एंड उसी के साथ में आई टेल यू गाइस दैट यू आर सपोज टू मेक श्योर ओवर हियर दैट यू आर गिविंग योर लेवल बेस्ट। आपके सपने हैं, आपको वो सारे सपनों को जीना है, आपके माँ बाप का नाम आपको रोशन करना है, एंड आप जो चाहते हो आपको मिलेगा अगर आप मेहनत करो तो। अगर आपने मेहनत करने के साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज उसको करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा संबंध एक दूसरे के साथ में डेफिनेटली बना रहे। Till what time? Till your board exam last. I hope that you have subscribed my channel, and also with that make sure that you have not forgot to press the like button, and with that comment down and tell me what all videos do you need from my end, and I'll definitely deliver it to you. And along with that, I wish you very much of all the best wishes that I have, and keep rocking, keep learning. Bye.